आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें हम शासकीय सेवकों के विरुद्ध की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में किस प्रकार से शास्तियाँ दी जाती हैं, उनके प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। ये समझने से पहले हमें इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि हमारे नियमों के अंतर्गत कौन से दंड ऐसे हैं जो कि शास्ति की श्रेणी में नहीं आते हैं। जैसे यदि किसी अधिकारी के कार्यकलाप के संबंध में अप्रसन्नता व्यक्त की जाए, यदि उन्हें भविष्य के लिए सचेत किया जाए, यदि उन्हें कोई चेतावनी पत्र जारी किया जाए, यदि उनके विरुद्ध किसी प्रकार की अप्रसन्नता व्यक्त की जाए, तो ये सारे प्रकरण नियमानुसार शास्ति की श्रेणी में नहीं आते हैं और इसके माध्यम से किसी की पदोन्नति या क्रमोन्नति प्रभावित नहीं हो सकती है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1966 के अंतर्गत नियम 10 में शास्तियों के प्रावधान किए गए हैं। शास्तियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहली शास्ति होती है लघु शास्ति, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इसका प्रभाव दीर्घ शास्तियों की तुलना में कम होता है, और दूसरी होती है दीर्घ शास्ति, जो कि मुख्य शास्ति के रूप में भी कही जाती हैं। सबसे पहले हम देखें लघु शास्तियों को। लघु शास्तियों में सबसे पहली शास्ति है जिसे हम कहते हैं परिनिंदा। परिनिंदा की शास्ति यदि किसी शासकीय सेवक को दी जाती है तो उस शास्ति का प्रभाव संपूर्ण कैलेंडर वर्ष तक रहता है। मान लीजिए किसी अधिकारी को 10 अप्रैल 2018 को परिनिंदा की शास्ति दी गई है, तो उसका प्रभाव उस कैलेंडर ईयर की 31 दिसंबर 2018 तक रहेगा, अर्थात 31 दिसंबर 2018 तक वो पदोन्नति अथवा क्रमोन्नति से वंचित होकर के अनुपयुक्त श्रेणी में माना जाएगा। इसी प्रकार जो अन्य शास्तियाँ हैं लघु शास्तियों में, उनमें प्रमुख हैं वेतन वृद्धि को रोकना। वेतन वृद्धि को यदि असंचयी प्रभाव से रोका जाता है तो ये एक लघु शास्ति की श्रेणी में आती है। यदि किसी शासकीय सेवक की वेतन वृद्धि दिए जाने की तिथि 1 जनवरी 2017 है और उस शासकीय सेवक को यदि 10 दिसंबर 2016 को एक वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति दी गई है, तो ऐसी स्थिति में इस शास्ति का प्रभाव 1 जनवरी 2017 से लेकर 1 जनवरी 2018 तक रहेगा। और उसके बाद चूंकि यह असंचयी प्रभाव वाली शास्ति है, इसलिए ये जो वेतन वृद्धि है इन्हें 1 जनवरी 2018 की स्थिति में नियमित वेतन वृद्धि के साथ प्राप्त हो सकेगी। लेकिन जैसे ही हम संचयी प्रभाव की बात करते हैं तो उसमें स्थितियां बदल जाती हैं, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके अलावा लघु शास्ति के अंतर्गत एक शास्ति और होती है जिसमें हम शासन को ही आर्थिक हानि की वसूली अधिकारी से करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो स्पीकिंग आदेश जारी होता है उसके माध्यम से फिर जो राशि निर्धारित की जाती है उसकी शासकीय सेवक के वेतन से वसूली की जाती है। ये लघु शास्तियों के प्रमुख प्रकार हैं। जब हमें लघु शास्ति किसी अधिकारी को देने का निर्णय हम करते हैं तो ऐसी स्थितियों में दीर्घकालिक विभागीय जांच प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य नहीं होता है, और सामान्य प्रशासन विभाग के ये निर्देश हैं कि इस प्रकार की जांचें जिनमें लघु शास्ति दी जाती है वो जांचें 5 माह के अंदर जो है संस्थित होने के 5 माह के अंदर हमें समाप्त कर लेनी चाहिए, उसका निराकरण कर दिया जाना चाहिए। जब हम लघु शास्ति की बात करते हैं तो सामान्य प्रशासन विभाग का 1 अगस्त 2015 का ये निर्देश भी है कि अब लघु शास्ति के प्रकरणों में पृथक से कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने की अनिवार्यता नहीं है। हम सीधे लघु शास्ति का सक्षम प्राधिकारी निर्णय लेकर के आरोप पत्र जारी कर सकते हैं। जब हम किसी को शास्ति देने का निर्णय करते हैं तो ऐसी स्थिति में 4 डॉक्यूमेंट्स जारी किए जाते हैं, 4 दस्तावेज जारी किए जाते हैं। पहला होता है आरोप पत्र, दूसरा आधार पत्र, तीसरा जो है अभिलेख सूची और चौथा होता है साक्ष्य सूची। ये चारों के साथ जो है उन्हें सुनवाई का अवसर देते हुए औपचारिक अधिकारी को हम जांच प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। और लघु शास्ति की स्थिति में विभागीय जांच अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करने और संपूर्ण प्रक्रिया की जाने की अनिवार्यता नहीं है। आरोप पत्र के उत्तर के आधार पर और विभाग में जैसे ही समाधान होता है उस समाधान के आधार पर इन विभागीय जांच के प्रकरणों का निराकरण किया जा सकता है। जैसे ही हम लघु शास्ति से आगे बढ़ते हुए दीर्घ शास्ति की तरफ जाते हैं तो दीर्घ शास्ति, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसके प्रभाव जो है दीर्घकालिक होते हैं। यदि दीर्घ शास्ति के अंतर्गत किसी अधिकारी की कोई वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से यानी क्यूमुलेटिव इफेक्ट से रोकी जाती है
तो ऐसी स्थिति में इसका प्रभाव पूरे उसके कार्यकाल पर पड़ता है, पूरे जीवन काल पर पड़ता है और वो वेतन वृद्धि उस अधिकारी को फिर कभी देय नहीं होती है। उसका प्रभाव परमानेंट नेचर का होता है, शाश्वत किस्म का होता है। इसी प्रकार यदि किसी अधिकारी को अवनत कर दिया जाता है, यानी वर्तमान पद से, वर्तमान जिम्मेदारियों से उसको नीचे डाउनग्रेड किया जाकर उसके निम्न स्तरीय पोस्ट के ऊपर पदस्थ भी किया जा सकता है, ये भी दीर्घ शास्ति की कैटेगरी में आता है। और इसी प्रकार अधिकारी को दीर्घ शास्ति देने के परिप्रेक्ष्य में सेवा से पदच्युत या सेवा से पृथक या सेवा से टर्मिनेट, डिसमिस किया जा सकता है। लेकिन दीर्घ शास्तियों के मामले में हमारे नियम ये कहते हैं कि यदि कोई विभाग या कोई सक्षम प्राधिकारी किसी अधिकारी को दीर्घ शास्ति देने का निर्णय लेता है तो यह प्रक्रिया विस्तृत विभागीय जांच के माध्यम से ही संपादित की जा सकती है। यह प्रक्रिया अल्पकालिक जांच के माध्यम से नहीं की जा सकती और विस्तृत विभागीय जांच की प्रक्रिया के लिए हमारे नियमों के अंतर्गत नियम 14 से लेकर नियम 23 तक के पूरे नियम इसमें वर्णित हैं, जिसमें विस्तृत विभागीय जांच किस तरह से होगी इसका स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया का विवरण और वर्णन किया गया है। चाहे लघु शास्ति हो चाहे दीर्घ शास्ति हो, इस काल में यदि कोई विभागीय पदोन्नति या क्रमोन्नति समिति की बैठक होती है और संबंधित अधिकारी का नाम विचार क्षेत्र में होता है और यदि उस अधिकारी के ऊपर कोई शास्ति प्रभावशील हो चुकी है, कोई उसको यदि दंड मिल चुका है, तो ऐसी स्थिति में उसको पदोन्नति या क्रमोन्नति से अनुपयुक्त माना जाता है। और यदि उस व्यक्ति के खिलाफ विभागीय जांच संस्थित है लेकिन उसका अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में पदोन्नति समिति के द्वारा संबंधित अपचारी अधिकारी का लिफाफा बंद लिफाफे की श्रेणी में रखा जाता है और जब इस जांच का अंतिम निराकरण हो जाता है तदनुसार कार्रवाई की जाती है। जहां तक निलंबन का प्रश्न है, शासकीय नियमों में निलंबन दंड की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन हमारे नियम ये कहते हैं कि निलंबन होने के पश्चात 90 दिन के भीतर यदि आरोप पत्र जारी नहीं किए जाते तो ऐसी स्थिति में अधिकारी निलंबन से स्वतः बहाल हो जाता है। यद्यपि निलंबन कोई दंड नहीं है, लेकिन व्यावहारिक रूप से हम देखें तो निलंबन चूंकि शासकीय अधिकारी या कर्मचारी की पूरी प्रतिष्ठा, उसके करियर के लिए एक प्रतिकूल टिप्पणी के तरह होता है, इसीलिए उसे एक दंड की तरह ही सामान्य रूप से देखा जाता है। लेकिन यदि हम नियमों की स्थिति देखें तो निलंबन कोई दंड नहीं है और किसी भी समय सक्षम अधिकारी निलंबन से बहाल करने का निर्णय ले सकती हैं। लेकिन यदि अभियोजन प्रकरण कोई है लंबित, तो ऐसी स्थिति में निलंबन से बहाली के लिए अलग व्यवस्था शासन के द्वारा की गई है। 1 वर्ष से अधिक जिन लोगों को निलंबित हुए हो चुका है उनके लिए भी नियमों में एक पृथक व्यवस्था की गई है। जब विभागीय जांच में दंड का निर्धारण किया जाता है तो दंड का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी के द्वारा किया जाता है और वो जांच प्रतिवेदन के आधार पर, आरोप पत्र के उत्तर के आधार पर और संपूर्ण प्रकरण के परीक्षणोपरांत किया जाता है और दंड देने का जो अधिकार है वो सक्षम प्राधिकारी को है। और यदि कोई लोक सेवक लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित और नियुक्त है तो ऐसी स्थितियों में सक्षम प्राधिकारी का ये दायित्व होता है कि वो संबंधित अधिकारी का संपूर्ण प्रकरण लोक सेवा आयोग के अभिमत के लिए भेजे, जिसमें वो ये मेंशन करे कि विभाग ने ये निर्णय लिया है, प्रशासकीय निर्णय, कि हम इसे इस प्रकार का दंड दें। अब लोक सेवा आयोग का इसमें क्या अभिमत है। उसके पश्चात जैसे ही लोक सेवा आयोग का अभिमत प्राप्त होता है, लोक सेवा आयोग के अभिमत और यदि विभाग के अभिमत में सहमति है तो ऐसी स्थिति में अंतिम प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करके दंडादेश जारी किए जा सकते हैं। लेकिन यदि लोक सेवा आयोग और विभाग के मत में असहमति है तो फिर प्रकरण को समन्वय में प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करके अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। यदि कोई अधिकारी किसी दंड से व्यथित है तो उसके लिए अपील के प्रावधान है। वो उससे वरिष्ठ, जिस अधिकारी ने दंडादेश जारी किया है उससे वरिष्ठ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उसकी अपील प्रस्तुत कर सकता है और अपील का निराकरण विधिवत अर्धन्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। और अपील के निराकरण के पश्चात यदि अधिकारी को दोषमुक्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसको वो सारे लाभ प्राप्त होते हैं जिन लाभों से वो तत्समय वंचित कर दिया गया था। अंत में इस विषय में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि विभागीय जांच की प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है और यदि विभागीय जांच की प्रक्रिया अनावश्यक रूप से बहुत लंबी चलती है तो ऐसी स्थिति में ये लंबा हुआ समय या ये लंबित हुआ प्रकरण अधिकारी के लिए अप्रत्यक्ष रूप से एक दंड ही है। प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि जितना जल्दी
हम इन प्रकरणों में सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए निर्णय ले सकें तो बेहतर होगा, ताकि अधिकारी जो है उसको आगे के उपाय करने के लिए वो स्वतंत्र रहेगा, आगे के वैधानिक उपाय वो कर सकेगा। दंड देते समय हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी त्रुटि के अनुरूप ही दंड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि त्रुटि उसकी कम है लेकिन दंड उसको ज़्यादा मिल गया। साथ में ये पैरिटी भी रखनी होगी कि नैसर्गिक न्याय के सभी सिद्धांतों का पालन हो, और ऐसा ना हो कि उसी विषय में उसी के समकक्ष या फिर वैसा ही त्रुटि कारित करने वाले अधिकारियों को कम दंड से दंडित किया जाए और इन्हें कोई अधिक दंड हो। तो ऐसी सारी स्थितियों से बचा जाना चाहिए ताकि आपकी पूरी प्रक्रिया जो है पूरी तरह से निर्दोष हो। तो ये एक बहुत ही संक्षिप्त विवरण था जिसके अंतर्गत मैंने ये बताने का प्रयास किया कि विभागीय जांच की प्रक्रियाओं में दंड कितने प्रकार के होते हैं और दंड का किस प्रकार से निर्धारण किया जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।